इस साल चीनी का उत्पादन 11% तक कम हुआ है। इससे कई राज्यों में चीनी के दाम 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कीमतें काबू में करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार के आदेश के बाद होलसेल दामों में 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादा डिटेल इस पर बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, चीनी की कीमतें पिछले महीने से लगातार बढ़ रही हैं। अगर मैं एक महीने की बात करूं तो कीमतें 20% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कई शहरों के अंदर कीमतें 65 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक प्रति किलो चीनी मिल रही है। तो सरकार ने चीनी की कीमतें काबू करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। चाहे सरकार ने चीनी के 10 लाख टन चीनी के आयात को मंजूरी दी है। इसके साथ साथ सरकार ने चीनी के ऊपर स्टॉक लिमिट भी लगाई है। सभी राज्यों को निर्देश दिए कि स्टॉक लिमिट का आप सख्ती से पालन कराएं, क्योंकि इस साल चीनी का उत्पादन का हमको पिछले साल के मुकाबले 11% तक कम देखने को मिला है। 343 लाख चीनी उत्पादन का अनुमान था, लेकिन इस साल उत्पादन घट करके 306 टन रह गया। तो यही वजह है कि चीनी के दामों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। सरकार ने पिछले दिनों कई सारे कदम उठाए हैं और अब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई टीमें हैं वो चीनी एक्स्ट्रा निकालने के लिए छापेमारी कर रही है। तो उसकी वजह से चीनी के दामों में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिल रही है। होलसेल की अगर मैं बात करूं तो जो मुंबई में महाराष्ट्र की बात करूं तो उसको एस ग्रेड शुगर में करीबन 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी ये रिटेल के अंदर गिरावट ट्रांसफर अभी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि जैसे सरकार आगे इसको लेकर के और कदम उठाए और नई चीनी बाजार के अंदर आने की शुरुआत हो, तब चीनी के दामों में कमी आपको देखने को मिले। सरकार ने गेहूं और गेहूं से बने प्रोडक्ट्स जैसे मैदा, सूजी के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया है। अब कंपनियां जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। करीबन 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास का उत्पादन देखने को मिला है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन करूं तो 2.3% के पास लगभग ज्यादा है। तो सरकार चाहती है कि जो निर्यातक हैं वो गेहूं को एक्सपोर्ट करें। तो सरकार ने पहले 50 लाख टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दी थी और उसके लिए सरकार ने एक कोटा तय किया था। लेकिन अब सरकार ने इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। कहा है कि जितनी भी आप गेहूं का एक्सपोर्ट करना चाहे आप उसको कर सकते हैं। इतने नहीं, गेहूं के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मैदा है, सूजी है, रावा है, वोल आटा है, उसका भी आप एक्सपोर्ट पूरी तरह से फ्री कर सकते हैं। तो सरकार ने इस पूरे एक्सपोर्ट को फ्री कर दिया है। कोई भी कंपनी जितना भी चाहे उतना एक्सपोर्ट अब कर सकती है। देश में यूपीआई को 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल पहले 25 अगस्त को यूपीआई लॉन्च हुआ था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। इस दौरान ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करीब 13,000 गुना और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए कैसे रहा यूपीआई का ये 10 साल का सफर? बिल्कुल, काफी दिलचस्प सफर है और दिलचस्प सफर इस लिहाज से भी है कि यूपीआई आज की डेट में दुनिया के 11 देशों में ऑपरेशनल हो चुका है और यूपीआई धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें तो 25 अगस्त 2016 को यूपीआई की लॉन्चिंग हुई थी। 10 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान जो ट्रांजेक्शन है उसमें 13,000 गुना की बढ़ोतरी हुई है और ट्रांजेक्शन वैल्यू में 4,000 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात करें तो पिछले महीने ही जुलाई में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, जब एक महीने के अंदर 2366 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट के दुनिया में रिकॉर्ड है। अगर बात करें तो एवरेज जो डिजिटल पेमेंट होती है, प्रोसेसिंग होती है, रोजाना के रोजाना करीब 66 करोड़ ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो जाती है यूपीआई के जरिए। और यूपीआई में अगर बात करें तो दुनिया भर में अगर देखें तो डिजिटल पेमेंट में 49% की हिस्सेदारी इंडिया की है और वहीं हम देश में बात करें तो 84% की हिस्सेदारी डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपीआई के है। यूनिक जो यूपीआई है वो अपने आप में एक काफी बड़ा सिस्टम बन चुका है। जब ये लॉन्च हुआ था 2016 में तो सिर्फ इसके साथ 44 बैंक जुड़े हुए थे। आज की डेट में अगर देखें लेटेस्ट तो 741 बैंक यूपीआई से जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे यूपीआई आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में आईएमएफ ने इसकी तारीफ की थी और कहा था कि दुनिया का एक सबसे बेहतरीन और बड़ा पेमेंट सिस्टम है। तो इस तरह से जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई जो है धीरे धीरे अपने नए नए माइलस्टोन पूरी कर रहा है और जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई ने जो मिलकर इसको लॉन्च किया था वो चीज जो है, ये जो एक तरह से कहें एक बहुत बड़ा जो एक
यूपीआई जो बहुत बड़ा बन के एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक उभरा है, ये दुनिया भर में आने वाले दिनों में और बड़े रिकॉर्ड बनाएगा। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में नया घमासान आज से शुरू हो रहा है। अमेरिका आज ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर के प्लान का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत सख्त पाबंदी लगाने जा रहा है। अमेरिका ने इस दिन को यानी सोमवार को इकोनॉमिक डी डे करार दिया है। डी डे एक मिलिट्री कोड शब्द है जो इस सटीक दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई लड़ाकू हमला या बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध जारी रहा तो वो खाड़ी से होने वाले तेल के सभी निर्यात को रोक देगा। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अमेरिका के इकोनॉमिक ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को भी वो एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिकी मुहिम में साथ देने के लिए चीन से अपील की थी, लेकिन चीन ने कहा था कि प्रतिबंध और दबाव समस्या को हल करने में मदद नहीं करते। अमेरिका और ईरान में अब इकोनॉमिक वॉर शुरू होने वाली है। अमेरिका के ऐलान के बाद ईरान ने भी बड़ी धमकी दे दी है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा, जरूर जुड़िएगा। यूएस ईरान अब आर्थिक घमासान शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में कारोबार करता नजर आया। निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज बाजार की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण आज बाजार ने अपनी तेजी गंवाई और लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया। क्लोजिंग लेवल्स की बात करेंगे तो यहां पर निफ्टी 30 पॉइंट्स के दबाव के साथ बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर 200 डीएमए जो लेवल था उसको आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा है और आज क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो करीब करीब 240 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर इंडेक्स क्लोज हुआ है। लेकिन मिड कैप आज यहां से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और इंडेक्स देखिए हरे निशान में बंद हुआ है और स्मॉल कैप यहां पर एक लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहां पर मेटल इंडेक्स आज चमकता हुआ नजर आया। 1.5% से ज्यादा के गेन्स इस सेक्टर में देखने को मिले और कैपिटल मार्केट भी आज बाजार का साथ देता हुआ नजर आया। इसके अलावा रियलिटी, एनर्जी, आईटी और ऑयल एंड गैस, इन सभी सेक्टर से बाजार को सपोर्ट मिला। लेकिन आज की सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो यहां पर डिफेंस काउंटर फिसलते हुए नजर आए। इंडेक्स देखिए 1% नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा पीएसयू बैंक ने भी आज बाजार का सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा फाइनेंशियल, कैपिटल गुड और फार्मा, ये सारे इंडेक्स रहे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन आज के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी 50 को कौन से शेयर्स ने सपोर्ट किया। उसमें मेटल पैक देखिए यहाँ से 3 काउंटर आपको देखने को मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 2.5% के गेंस देखने को मिले। हिंडाल्को 2% से ज्यादा की तेजी। इसके अलावा टाटा स्टील में भी 2% की तेजी आज देखने को मिली। एचसीएल टेक ये भी निफ्टी के गेनर्स में आज शामिल हुआ। लेकिन निफ्टी के लूजर्स की बात कर लेते हैं, यानी आज निफ्टी को ड्रैग किसने किया तो यहाँ पर एसबीआई लाइफ देखिए 2% नीचे बंद हुआ है काउंटर। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स में भी करीब 1.5% का डाउन साइड देखने को मिला। इसके अलावा बजाज ट्विंस भी आज निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल रहे। तो बाजार अच्छा था, काफी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर दिन के दौरान फिसलता हुआ नजर आया। वहीं टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ राहुल सिंह ने बाजार पर चर्चा करते हुए कहा कि Q1 में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अनुमान से बेहतर है। निवेशकों को गोल्ड और मल्टी एसेट पोर्टफोलियो पर ध्यान रखना चाहिए। मार्च में जब वॉर शुरू हुई थी तो हमें लग रहा था जून क्वार्टर काफी खराब जाएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के नजरिए से, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि इसमें कुछ इन्वेंट्री गेन्स वगैरह का फायदा मिला है, लेकिन उसको अगर हम हटा भी दें तो अगर मैं नंबर्स को की बात करूं केवल, तो जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 500 या बीएसई निफ्टी मिड कैप 150 की जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट आई है वो तकरीबन 15 से लेके 30% की रेंज में है। लार्ज कैप्स की से 15 से 20% के बीच में है और मिड एंड स्मॉल कैप की 25 से 30% के बीच में प्रॉफिट ग्रोथ जो आई है हमारी लास्ट क्वार्टर में। हमें गोल्ड और मल्टी एसेट की तरफ जाना पड़ेगा। गोल्ड के अलावा और भी कमोडिटीज उसमें हो सकती है, लेकिन मल्टी एसेट अप्रोच काफी एक सही अप्रोच रहेगा अगले 3 साल के लिए।
चलिए अब आपको बता दें, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की इस रेड के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता शंकर आनंद। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल इस मामले की जो कार्रवाई है ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस के द्वारा दिया गया और जिस तरह से पूरा मामला है, तकरीबन 11 करोड़ का ये फर्जीवाड़ा का मामला है। और इस मामले में जम्मू द्वीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम सामने आया था। उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर ईडी के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन के तहत 9 लोकेशन, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद है, इन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इस मामले में ये ईडी को जानकारी मिली थी कि जम्मू द्वीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी के फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करके सामान की जो वास्तविक तौर पर आवाजाही के फर्जी आईटीसी तैयार किया गया और इसी मामले में तमाम जो इनपुट्स इकट्ठा किया गया। हालांकि इस मामले में शुरुआती दौर पर जीएसटी के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था, लेकिन उस मामले पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। उसी के आधार पर इस मामले पर तफ्तीश की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। ईडी के द्वारा तकरीबन जो शुरुआती जानकारी मिली ईडी को कि 10 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा फर्जी इनवॉइस तैयार किया गया। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। इस मामले में ईडी के तफ्तीशकर्ता का ये भी कहना है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई और भी इनपुट्स मिल सकते हैं और इसी के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी का जो फोकस है इस मामले में तफ्तीश का, उसमें ये जानने का है कि पैसे का ट्रेल और अन्य जो कौन कौन से लाभार्थी हैं, किन किन लोगों को और किन किन कंपनियों को इसका फायदा हुआ है, इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस मामले पे कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉनसून के मौसम में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है दीपाली नंदा। दीपाली, स्वाइन फ्लू का खतरा कितना बड़ा है, क्या अपडेट है फिलहाल, बताइए। देखिए, अगर राज्यों के हिसाब से देखें निकिता, तो राजधानी दिल्ली, केरल, कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वाइन फ्लू काफी तेजी से अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको तस्वीर बताना चाहूं तो राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1700 मामले H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी 2200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और केरल में 4000 से ज्यादा मामले इन्फ्लुएंजा ए के हैं, जिसके अंदर से ज्यादातर मामले H1N1 वायरस यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 से 4 राज्य हैं जहां पर तेजी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। यही वजह है कि अब लगातार 24/7 मॉनिटरिंग खुद स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन राज्यों के साथ संपर्क में है। हाल ही में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें पूरा जायजा लिया गया था कि किस तरह की तैयारियां हैं अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के अगर केसेस आगे बढ़ते हैं उससे निपटने के लिए। स्पेसिफिकली अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि इस वक्त जो संख्या है वो 1700 से ज्यादा H1N1 मामलों की है। हालांकि अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो दिल्ली सचिवालय में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, जिसमें सिविक एजेंसियां शामिल हैं, अस्पतालों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं और पूरी तरह से जो बातचीत की जा रही है, जो समीक्षा की जा रही है, उसका फोकस यही है कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता किस पैमाने पर है। खासतौर पर अगर हम मेडिसिन या फिर टेस्टिंग किट की बात करें, उनका क्या अभी स्टॉक है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आप आइसोलेशन वार्ड प्रिकॉशनरी अपने अस्पतालों में तैयार करके रखें। ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों को भी ये तैयारी करने को कहा गया है। तो वहीं अगर जो स्थिति है, नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी राहत की खबर यह है कि ICMR ने यह साफ किया है कि जो H1N1 वायरस है उसमें कोई भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है। यानी कि अभी जो मौजूदा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो सक्षम है। अगर आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं तो हो सकता है कि आप इसकी चपेट में ना आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। जी।
जी बिल्कुल दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच सबसे जरूरी है खुद का बचाव करना। तो स्वाइन फ्लू से खुद को रखे दूर और कैसे पहचाने फ्लू के सिम्टम्स, करेंगे चर्चा आज शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। मुंबई में गणेश उत्सव के लिए गणपति का आगमन हो रहा है। इस बीच आरोप लग रहे हैं कि माझगांव में गणेश मूर्ति ले जाते समय भीड़ पर पत्थरबाजी हुई और अंडे फेंके गए। इससे 22 फुट ऊंची प्रतिमा पकड़ने वालों का संतुलन बिगड़ गया। घटना के बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस संदिग्धों का पता लगाने के लिए जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली आसपास की इमारतों की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। के मझगांव इलाके में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब एक बड़े जो गणेश मंडल हैं अपने गणपति की जो गणेश जी की प्रतिमा है उसे लेकर अपने पंडाल की तरफ जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं वो गणपति पंडाल पर और फिर जो लोग लेके मंदिर जा रहे थे उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये गणपति पंडाल है, बड़ा पंडाल है मझगांव का। अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो गणपति जी की जो प्रतिमा है उसको अंदर रखा गया था। कम से कम 22 से 24 फीट ये बड़ी गणेश जी की प्रतिमा है। और ये जब फेस्टिवल शुरू होता है तो इसी तरह की जो बड़े बड़े जो गणेश जी की मूर्तियाँ प्रतिमा है वो दूर से बनकर आती हैं और अंदर जो पंडाल होता है वहाँ पे आती हैं। बताया जा रहा है कि कल रात के तकरीबन 9:30 से 10 के बीच में गणेश मूर्ति जो है, जो गणेश प्रतिमा है 22-24 फुट की, वो इसी रास्ते से यहाँ पे आ रही थी। और जब भी कोई भी मंडल या कोई भी जो लोग होते हैं जब गणेश प्रतिमा को लेके आते हैं तो बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भीड़ से यहाँ पर मौजूद होते हैं। और उसी समय जब गणेश प्रतिमा यहाँ पहुँची थी तो बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक चीज़ें जो उनके लोगों पर फेंकी गई। पुलिस जांच में कर रही है, पुलिस भी मौके पर है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए पुलिस भी यहाँ पर मौके पर खड़ी की गई है। इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आरोप लगाया है कि ऐसी घटनाओं के पीछे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। नीतीश राणे ने कहा है कि ऐसी हरकत करने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। फिर ये जिहादियों को पुलिस का काम कर रही है, कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई। मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। उनका पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा भी उनको पहचान नहीं पाएगा। ऐसी हालत करके उनको पाकिस्तान भेज देंगे, इतना याद रखना। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।